हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। फटाफट से एक बार क्लियर कर दो कि क्या ऑडियो सही है ना। एक बार सारे कोई प्लीज़ कंफर्म कर देंगे। स्वागत है आप सबका भाई आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। एक बार फटाफट से सारे कोई कंफर्म कर दो कि क्या ऑडियो सही है ना पूरी तरह से। फिर हम लोग करेंगे आज। चलो, तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज अगर आप 2021 में 17 फरवरी से जो होने वाला एग्ज़ाम है, अगर आप इसमें बैठते हो भाई, तो आपके लिए ये सेशन तो बड़ी ही भौकाल सीरीज है, बहुत ही झकास। बिकॉज टोटल क्वेश्चन बैंक के मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग फटाफट से सारे कोई चैट सेक्शन में कंफर्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, थैंक यू। प्लीज़ एक बार लाइक कर देंगे आप लोग, और लास्ट तक इस सेशन को जरूर देखिएगा। और आप लोग फटाफट से सब कोई चैट सेक्शन में कमेंट करके बताते चलना कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब जस्ट लाइक ये आपका एक टेस्ट टाइप का हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से करना। चलो, ऑडियो सही है, थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बिकॉज प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनता है, और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन बनता है, और फिर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो पौधा लेता है, फिर वो O2 देता है। तो फाइनली ऑक्सीजन का बैलेंस होना वो प्रकाश संश्लेषण, यानी फाइनली हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फटाफट से सब कोई, सर मैंने टेस्ट सीरीज लिया है आपका ऐप से, उसमें एग्जाम में आएगा ना? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। टेस्ट सीरीज तो आप जरूर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी एनर्जी मुक्त होती है? तो फटाफट से सब कोई बता दो। वेरी गुड, लास्ट तक जरूर सब कोई बताना। 30.5 किलोजूल प्रति मोल। ये जो होता है ना 30.5 किलो जूल प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल क्या हो गया? यूनिट हो गया, यानी कि इकाई हो गया, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चैम्बर। मानव के हृदय में टोटल कितने होते हैं भैया? चैम्बर 4 होते हैं। तो फाइनली ऑप्शन डी। आप लोग एकदम लगातार चैट सेक्शन में बस अपना लिखते चलना। 12th का न्यू बैच और 10th का न्यू बैच 15 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब यहाँ पे पूछा जा रहा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, फटाफट से सब कोई। एक्सीलेंट, यहाँ पे 120 mmHg हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन मतलब कि वाष्प का निकलना, और पौधों में पत्ता, फूल, तना, जड़, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है आपके। और आपको पता होना चाहिए कि पौधे जो वाष्प का उत्सर्जन करते हैं वो कैसे करते हैं, किस भाग से करते हैं? तो वो पत्तों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? पत्तों के द्वारा, क्योंकि पत्ते के द्वारा ही पत्तों में जो छिद्र होता है उससे वाष्पों का क्या हो जाता है भैया? उत्सर्जन हो जाता है। तो फाइनली 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा 5 का राइट ऑप्शन सी। सब कोई प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर, चलिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। तो फाइनली 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाए? ए हो जाएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको पता है कि V बराबर IR, ओम का नियम था V बराबर IR, और यहाँ से आप अगर निकालो तो R का फॉर्मूला निकल जाएगा V बटा में I, V बटा में I। तो देखो R बराबर V बटा में I, हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि डायनेमो में हम किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए, डायनेमो में हमको डीसी करंट मिलता है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, तो दिष्ट धारा हो जाएगा। 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फटाफट से सबको चैट सेक्शन में प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको बहुत ही काम देगा मेरे डियर। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है अक्सर साफ जल में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का नाभिकीय एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी। नाभिकीय ऊर्जा उसका स्रोत नहीं होता है। तो 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर? सी। हाँ, तो प्लीज आप सब कोई लाइक कर देना वीडियो को। हीलियम कैसा तत्व है? देखो, ग्रुप 18 जो होता है ना, ग्रुप 18 के तत्वों में आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन
और रेडॉन होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये सबको हम क्या बोलते हैं डियर, अक्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय, या फिर इसको निष्क्रिय कहते हैं या नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो ये हीलियम जो हो गया वो हमारा अक्रिय हो गया, तो 11 का क्या हो गया, ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का रेशियो पूछ रहा है। जल का मतलब H2O, तो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 हो गई, और रेशियो पूछ रहा है ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 2:1। तो 2:1 हमारा 12 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी, ठीक है। सर मिशन क्लास ठीक था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिवीजन। हाँ, रिवीजन के बाद ही ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मोसले के नियम के आधार पर बनाया गया था, तो इसमें हमारा जो पीरियड होता है, पीरियड का मतलब हो जाता है साहब आवर्त। पीरियड का मतलब क्या हो जाता है, आवर्त, जो कि 7 होता है। और हमारा ग्रुप जो होता है, ग्रुप हो जाता है, उसको हम कहते हैं वर्ग। तो ये हमारे हो जाते हैं 18। तो अगर आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछे तो 7 कहेंगे, और ग्रुप वर्गों की संख्या 18। तो यहाँ पे आवर्त पूछ रहा है तो 7 हो जाएगा। 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सिलिका की बात करते हैं कि सिलिका क्या है। देखिए एक्चुअली सिलिका SiO2 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सिलिकन तो है नहीं, सिलिकन रहता तो हम उसको उपधातु कह देते, लेकिन इनमें से कोई नहीं। सिलिका का मतलब सिलिकन के ऑक्साइड को कहते हैं, SiO2 को कहते हैं, ठीक है ना। तो 15 हो गया कि OH का क्रियाशील मूलक क्या होगा, OH। OH क्या है आपको पता होना चाहिए, ये R के साथ जुड़ा होता है, R के साथ जुड़ा होता है, और R हमारा होता है एल्काइल समूह। क्या होता है, एल्काइल समूह, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, दुगुना से 1 ज़्यादा। और OH जो है ये हमारा अल्कोहल को दर्शाता है। तो 15 का क्या हो जाएगा, C, ठीक है ना, 15 का C। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन के द्वारा पृथक करते हैं। कृत्रिम वृक्क जो होता है ना, वो नाइट्रोजन पदार्थ जितने भी होते हैं, जितने भी नाइट्रोजनस सबस्टांसेज होते हैं, उसको क्या करता है, हटा देता है, अलग कर देता है। तो 16 का क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन की अगर हम बात करते हैं तो वो मुकुलन के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलो सब कोई फटाफट से। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, देखिए स्नेल का नियम था कि म्यू जो होता है sin I बटा में sin R, स्नेल का नियम था ये। प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में ये द्वितीय नियम था, स्नेल ने दिया था कि म्यू बराबर sin I बटा में sin R होता है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, sin I बटा में sin R, ऑप्शन बी। 18 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में दर्पण कौन सा यूज होता है? दाढ़ी बनाने में चूंकि दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखना चाहिए था, तो वो हमारा अवतल दर्पण लगा होता है ना, अवतल दर्पण, ध्यान रखना है। 19 का क्या हो जाएगा, वेरी गुड। 12th का पूरा आसान था, हाँ जी। 12th की तैयारी भी बड़ी जबरदस्त हुई थी ना। तो इस बार भी 12th का जो नया बैच और 10th का शुरू कर रहे हैं, बड़ी भौकाल से शुरू होगा, टेंशन नहीं लेने को, बस आप सबका सहयोग चाहिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा भाइब्जोर, VIBGYO ऐसे होता है ना, तो ये स्पेक्ट्रम का क्रम हो गया। तो R का मतलब हो जाता है रेड, और ये हो गया V फॉर वायोलेट। तो देखिए वायोलेट सबसे ज्यादा झुक जाता है, जैसे प्रिज्म से जब ये गुजरता है ना श्वेत प्रकाश, तो गुजरता है तो ये टूट, ऐसे ही मतलब कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे ज्यादा झुकाव किसका हो गया, वायोलेट यानी कि बैगनी का। तो 20D का राइट ऑप्शन, 20 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहे का परमाणु संख्या, आयरन का एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है, तो आयरन का क्या हो जाता है, 26 हो जाता है। तो 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कोई विलेन नीला लिटमस को लाल कर रहा है साहब, नीला को क्या कर रहा है, लाल। आप एक चीज याद रखना, अनील, अनील नाम याद रखिएगा। अ से क्या हो जाता है, अम्ल, और नी से आपका हो जाएगा नीला, और ल से हो जाता है लाल। यानी कि अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है। तो नीला को लाल कर दिया, इसका मतलब वो अम्ल है। और आपको पता है कि अम्ल का pH मान क्या होता है साहब, 7 से कम। तो आप ऑप्शन में देखो 7 से कम क्या है, 5 है। तो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। अभी थोड़ी देर पहले हमने आप सबको बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या माय डियर 7 होता है, और वर्गों की संख्या अगर पूछे, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 18। क्या होता है, 18 यानी कि 18 हो जाता है, ठीक है ना।
गुरुजी मन नहीं लग रहा है इसलिए 12th के बाद 10th पढ़ रहे हैं। स्वाति बहुत अच्छा, ठीक है ना, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। क्या करोगे, मन तो हमारा भी नहीं लग रहा था क्योंकि आप लोग में पूरा एकदम लगे हुए थे। CHO क्या है, तो मेरे प्यारे साथी अब 10th वाले मिल गए हैं, अब इन लोग के साथ कुछ दिन गुजारेंगे। CHO जो है ना वो एल्डिहाइड को बताता है। क्या होता है, एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड हमारा ये हो गया। मैं आपको बता दूं फिर से कि OH जो है वो हमारा अल्कोहल हो जाता है। क्या होता है, अल्कोहल। और ये आजा, हाँ, और ये COOH अगर रहेगा तो हम इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। और ये हमारा अल्कोहल हो जाता है। और अगर डबल सिंगल बॉन्ड खाली O रहेगा भैया तो ईथर समझ लेना। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है, हाँ चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है किसका, कैल्शियम का। उच्च गलनांक वाला CaO बन जाता है कैल्शियम का ऑक्साइड। कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ही वो ऐसा तत्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसका गलनांक जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये क्या होता है, जल में विलय होता है। जल में विलय होने का रीजन क्या होता है साहब, क्योंकि ये आयनिक यौगिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। आपको पता है कि आयनिक यौगिक जल में ही घुल जाते हैं। तो फाइनली 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, A हो जाएगा। अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र। एथेन का मतलब हो गया आपका C2H6। और इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। सर एग्जाम कैसा गया, हार्ड था क्या 12th ना डियर, बिल्कुल आसान था। C2H6 की बात करते हैं तो C2 और H हमारे पास 6 है, तो 3 4 5 6। तो अब आप देखो कि इसमें टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं। देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएंगे। इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है मेरे डियर, ओजोन का मतलब O3 होता है। क्या होता है, O3। अब देखो कि ओजोन के एक अणु है हमारे पास, ये एक अणु हो गया और इसमें कितने परमाणु है, 3। तो फाइनली हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। 27 का हमारा C हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है एक्सक्रीशन उत्सर्जन से होता है। किससे होता है रिलेशन, ब्रिक का संबंध उत्सर्जन से होता है, ध्यान रखिएगा। फाइनली 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो हमारा स्थान होता है उसको हम सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनैप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो गैप होते हैं, खाली जगह होते हैं, हम उसको सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। तो हमारा फाइनली 29 का क्या हो जाएगा, B। सतीश कुमार जी, वाल्मीकि कुमार 15 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं कि पराग कोष में क्या होते हैं। तो पराग कोष में पराग कण होते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चिंपैंजीन से, बिल्कुल। फिर हम लोग डेवलप करते करते मनुष्य बन चुके हैं, मानव में। तो पहले सबसे पुरानी तरफ से अगर हम देखें तो हम चिंपैंजी की तरह थे। तो 31 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, यीस्ट में होता है। किसमें होता है, यीस्ट में। PDF मिलेगा, PDF के लिए मैं भी बताऊंगा कहाँ आपको PDF मिलेगा, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन बैंक से 12th का क्वेश्चन आया था और मैं प्रैक्टिस भी पूरा करवाया था। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है ना। और यह क्रिया कहाँ पे होती है ये पूछ रहा है। अब देखिए अगर 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो CO2 और जल और एनर्जी मिलता है जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। तो 33 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। क्वेश्चन नंबर 34 की निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मिट्टी का कोई यूज नहीं होता है, मिट्टी का कोई यूज नहीं होता है। किसी बिंब का, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, किसी बिंब का प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करना हो तो उत्तल लेंस के सामने हम कहाँ रखेंगे। चूंकि समान आकार का प्राप्त करना है कि जितना वस्तु है उतना ही बड़ा, उतनी ही ऊंचाई वाला अगर आपको प्रतिबिंब चाहिए तो वो आपको फाइनली वक्रता केंद्र पे ही रखना पड़ता है। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामान्य दृष्टि से व्यस्क के लिए सुस्पष्ट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। दर्शन की न्यूनतम दूरी, अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर दूर बिंदु की बात करें तो वो अनंत हो जाता
जाता है, ठीक है ना। तो पर यहाँ पे न्यूनतम दूरी की बात हो रहा है 25 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को बताता है? P बराबर क्या होता है? W/Q, W/T हो जाता है। और W बराबर क्या होता है? आपको पता है कि V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, W बराबर V। तो हम यहाँ पे फाइनली W की जगह पे V इंटू क्यू रख दिए और बटा में T रख दिए, तो V इंटू क्यू बटा T का फॉर्मूला I हो जाता है, तो V इंटू I निकल गया। यानी कि P का बराबर क्या आ जाएगा भैया? VI। तो फाइनली हमारा 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम विद्युत जनित्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। 39 नंबर देखिए, शॉर्ट सर्किट जब होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो जाता है लघु पतन, और उस समय क्या होता है कि सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत ही अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लघु पतन के समय सर्किट के अंदर विद्युत धारा का मान बहुत अधिक ही बढ़ जाता है, यानी 39 का राइट ऑप्शन सी। जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा, इससे कोई इसका मतलब नहीं है, तो 40 का राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का मतलब मार्बल्स हो जाएगी, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और जो अंडा का कवर होता है उसका भी यही सूत्र होता है। तो फाइनली देखिए 41 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए COOH ग्रुप जो कह रहा है, COOH, ये जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है। किसका हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। तो देखो एसिड है, तो एसिड हमारा पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42 का राइट ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। H2O से ही हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज होता है, निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस अणु से बाहर निकलता है? जल के अणु से। तो 43 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम जो हमारा होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होगा हमारा? मैग्नीशियम हो जाएगा। तो 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है डियर? इंसुलिन की कमी से हमारा मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मधुमेह। तो 45 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, आप सबने कमाल कर दिया, सब प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा। अब देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। लाल रंग का सबसे ज्यादा हो जाता है हमारा तरंग दैर्ध्य, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य हो जाएगा बैगनी का, ठीक है ना। तो रेड लाइट जो होता है ना, उसका जो होता है बहुत ही ज्यादा वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है ना। तो 46 का राइट ऑप्शन बी। अगर हम विचलन की बात करते हैं तो विचलन सबसे ज्यादा हमारा हो जाता है भैया बैगनी रंग का। इसका? बैगनी का, और सबसे कम लाल का हो जाता है। और तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे ज्यादा लाल का हो जाता है, और बैगनी का क्या हो जाता है? सबसे कम हो जाता है, मतलब कि एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। तो 46 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बात करते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, मेरे प्यारे साथियों, P बराबर W/T होता है, और जेम्स वाट ने विद्युत शक्ति के बारे में बताया था, तो उसके चलते तो हम वाट लगा देते हैं, वाट, यानी कि हमारा वाट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से कभी कभी ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, जब W का मात्रक और T का मात्रक हम रख देंगे, तो W का मतलब हो जाता है वर्क, W फॉर वर्क, और वर्क का मात्रक डियर हो जाता है जूल, बटा में टाइम का मतलब हो जाता है मेरे प्यारे साथियों सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड। यानी कि हम फाइनली एक कह सकते हैं चीज की जो वाट होता है, 1 वाट जो होता है वो 1 जूल प्रति सेकंड के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, 1 जूल प्रति सेकंड। तो ये स्टेटमेंट आपको पता रखना है। वैसे यहाँ पे वाट होगा, तो 47 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बात करते हैं कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, उसका फिलामेंट किस एलिमेंट का बना होता है? तो टंगस्टन का होता है, बिकॉज इसका जो होता है गलनांक बहुत ही ज्यादा उच्च होता है, और लगातार चूंकि विद्युत धारा का वहां पे उष्मीय प्रभाव होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो हीट के वजह से ये जल्दी टूटता और गलता नहीं है। इसका गलनांक जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। सो वी कैन see that the finally correct option of question number 48 is C. C for चेन्नई, C for चेन्नई, राइट ऑप्शन हमारा C हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना हो हमें, न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमारे पास यूरेनियम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यूरेनियम। सो वी कैन से दैट C for चेन्नई सही है, C for चेन्नई, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है? जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आ जाती है, यानी कि वैश्विक तापन की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारे अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग
ये करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिम्मेवार साबित करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का, कि लिटमस बैगनी रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है। देखिए आपको पता है लाइकेन का, लाइकेन श्रेणी का जो पौधा होता है ना, लाइकेन वाला, उसी से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो 51 का राइट ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर इलाहाबाद। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है। यहाँ पे है कौन कौन, कुशवाहा, धनंजय, रोशन, हर्षित, प्रिया गुप्ता, कमलेश यादव, किट्टू कुमार, अभिलाष कुमार, आर्यन, शैलेश, वेरी गुड। और भी सारे बहुत अच्छे हैं, सौम्या, श्रेया, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मुझे बिना रुपीस लिए ज्वाइन कर सकते हैं क्या प्लीज़। देखिए मैं ना, पता है बिना रुपए लिए ही पढ़ाता हूं, पर वो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज वाला फंडा ही है ऐप में ऐसा कि कम से कम उतना पेमेंट करना पड़ेगा डियर, नहीं तो मैं इतना, आप सोच सकते हो कि मैं पूरा 12th के बैच को या फिर 10th वाले को सबको फ्री में दिया, सब कुछ, कोर्सेज, वीडियो, क्विज, नोट्स, सब कुछ फ्री में, तो क्यों पैसा लूंगा। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसको तो फिर सॉरी डियर, कम हो गया है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH हो गया, और जब ये जिंक से रिएक्शन करता है तो बना लेता है साहब सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्शन किया तो कौन सा प्रोडक्ट बना, कौन सा उत्पाद बना, क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार आप देख सकते हो कौन सा उत्पाद बनता है लिख रहा है, तो हम कहेंगे सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी फॉर धनबाद, डी फॉर धनबाद हमारा सही है, यानी कि राइट ऑप्शन डी फॉर धनबाद। बात करते हैं 53 की, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू का अगर हम रेंज बात करते हैं आपके 10th लेवल पे, तो 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच वैल्यू भैया अगर लेस देन 7 है, इसका मतलब वो एसिड है, यानी कि अम्ल है। When pH value is equal to 7, इसका मतलब वो हमारा सब्सटेंस है, न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। When pH value is greater than 7, that means कि सब्सटेंस विल बी बेसिक कैरेक्टर, यानी कि बेस होगा, यानी कि क्षार होगा। तो देखिए 7 उदासीन विलयन बात कर रहे हैं, न्यूट्रल, यानी कि पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फाइनली 53 का बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं प्यारे साथियों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। कल ही के क्लास में आपको मैं बताया था, बेकिंग सोडा दैट मींस की पाक सोडा या फिर खाने वाला सोडा, NaHCO3। एक बच्चे ने पूछा ये कैसे बनता है। देखो NaCl का जलीय विलयन आप ले लो, H2O में डाल दो, और इसमें आप HCl डाल दो और साथ में अमोनिया गैस डाल दो। इसको डालने के बाद होता क्या है कि NaCl जो होता है Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, ठीक है, और इधर हमारे पास HCl है और NH3। आप ध्यान से समझ ला, प्लस की दोस्ती किससे हो गई, माइनस से, प्लस की दोस्ती माइनस से हो गई, ठीक है। NaOH NaOH है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि ये वाला जो है HCl हो गया, HCl। अब कौन किसके किसके पास जाएगा, कैसे होगा, तो HCl चला गया NH3 के पास, तो NH3 में HCl जोड़ दोगे तो बन जाएगा NH4Cl, ठीक है, और NaOH जो चला गया HCl के साथ चला गया, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ओहो NH3, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ, हाँ यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या था, HCl था, HCl एंड NH3 था ना, NH3। अब देखो तो हमारे पास NaHCO3 बनाना है ना, तो NaOH जो है वो NH3 के साथ जाएगा और ये HCl इसके साथ, तो HCl और वो कर लेना, फाइनली बन ही जाएगा। NaCl था, NaCl और HOH, तो NH4Cl बन जाएगा और NaHCO3 मिला लेना आप लोग, अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने को, ठीक है। बेकिंग सोडा हमारा 54 का राइट ऑप्शन ए है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का, देखिए कल ही का सवाल पूछा गया, HCl और HNO3 बताओ। HCl पहले है तो आप पहले क्या लगाओगे, 1 की 3 लगाओगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:1, क्योंकि इसमें पहले HCl लिखा है तो 3:1 हमारा 55 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
द्विखंडन होता है किसमें, द्विखंडन की जो प्रोसेस होती है वो किसमें होती है, तो वो बताओ फटाफट से क्या होगा, इनमें से सभी। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, 56 का डी ही होगा। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुंकेसर, पुंकेसर नर प्रजनन अंग होता है। 57 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, देखिए अंडाणु जो होता है वो अंडाशय से निकल करके फेलोपियन नलिका में जाता है निषेचित होने के लिए, तो फेलोपियन नलिका से निषेचित होकर के वो निकलता है। तो 58 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर भी बटा में यू, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी बटा में बिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी हो गया और बिंब मतलब वस्तु, भी बटा में यू, एम हो जाता है आवर्धन, एम बराबर भी बटा में यू। फाइनली हमारा राइट ऑप्शन डी फॉर धनबाद। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या आपको पता है एफ बराबर क्या होता है डियर, आर अपॉन 2। एक तो ये हो गया, यहां से निकालो तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो r बराबर हम 2f भी लिख सकते हैं, यानी कि r बराबर 2f भी है और f बराबर r/2 भी है, यानी कि यहाँ पे हमारा दोनों होगा इलाहाबाद और चेन्नई दोनों, a फॉर इलाहाबाद, c फॉर चेन्नई, a और c दोनों सही होगा, ठीक है ना। फाइनली a और c हो जाएगा। बात करते हैं डियर विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबक का देखो आपको पता है विद्युत चुंबक का जो क्रोड होता है वो नरम लोहा का होता है, इसलिए कहा जाता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः ऑलमोस्ट हम नरम लोहा सॉफ्ट आयरन का ही यूज करते हैं। तो 61 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, सी हो जाएगा। ला 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 ला। चलो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो पता है ना आपको, वो क्या होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। फाइनली सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। अपना भी स्किल लगाना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, देखो प्रतिबिंब हमारे आंख के अंदर रेटिना पे बनता है, कहां पे बनता है, रेटिना। तो फाइनली हमारा 63 का बी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। सब्जेक्टिव का क्या हुआ सर, मिलेगा भैया मिलेगा। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु पूछ रहा है, यहाँ पे गलती से 25 सेंटीमीटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हम पूछ रहा है दूरबिंदु, और दूरबिंदु आपको पता है अनंत हो जाता है। 64 का डी हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो होता है, जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन, उसका जो एनर्जी का रियल सोर्स जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। 65 का राइट ऑप्शन सी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, ये देखो ये कुछ नहीं है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय यानी कि विद्युत से चुंबक बनाना, ध्यान रखना, विद्युत से चुंबक का गुण लेना, विद्युत से चुंबक का गुण ये कौन किया था, ओरेस्टेड किए थे, कौन किए थे, ओरेस्टेड किए थे। लेकिन चुंबक से विद्युत का काम करना, कि चुंबक से विद्युत का काम करना यानी कि चुंबकीय गुण से विद्युत का गुण उत्पन्न कर देना, वो हमारा हो जाता है चुंबकीय प्रेरण, जिसको फैराडे ने 11 साल, ये 1820 में किए थे, 1820 में। और पता है कि ये लेकर के 11 साल तक बिल्कुल फैराडे परेशान थे, और एक दिन ऐसा इवेंट हुआ कि अचानक से ये कुंडली, गैल्वेनोमीटर और वो क्या था, कॉइल था और मैग्नेट था, इनके पास 3 चीज था, कुंडली थी, मैग्नेट था और गैल्वेनोमीटर था। क्या था, गैल्वेनोमीटर। तो तीनों चीज ये गुस्सा से लेकर के फेंक दिए थे, कौन, फैराडे ने, हाँ सही बात हम बोल रहे हैं, फैराडे ने फेंक दिए 11 साल के बाद, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1831 की। तो जैसे ही इन्होंने फेंका तो देखा कि अरे वाह, इनका मिशन सक्सेसफुल, यानी कि चुंबक से विद्युत वाला गुण आ गया, गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेप कर गई। तो फाइनली ऐसे हुआ था। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पूछेगा तो ओरेस्टेड बताना, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछेगा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेगा तो फैराडे बताना है। तो फाइनली ए फॉर इलाहाबाद, 66 का ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन की, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख रहा है, निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है यानी का मतलब कि दूर का वस्तु देख रहा है, तो दूर का वस्तु किसमें दिखाई देता है, दूरदृष्टि दोष में। कई बच्चे सोचते होंगे कि दूरदृष्टि में तो दोष है, नहीं, दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर का ही दिखाई देता है और निकट का दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का ही दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्वेश्चन का डियर कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, दैट मीन्स कि उसके पास दूरदृष्टि दोष है, और उसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे मेरे प्यारे साथियों, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। सो फाइनली हमारा ए फॉर इलाहाबाद सही हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपने CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको आपने हीट किया और ये कंपोजिट हो गया, डिकम्पोज हो गया यानी कि दो भागों में टूट गया। एक बड़ा वाला पदार्थ से दो बच्चे पैदा हो गए, इसका मतलब क्या, ये टूट गया ना, टूट गया मतलब दैट मीन्स डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, वियोजन, यानी यहाँ पे हम अपघटन भी कह सकते हैं, अपघटन भी कह सकते हैं यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो फाइनली A फॉर इलाहाबाद, ठीक है ना। 69 नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। मेरे प्यारे साथियों, साग सब्जी हमने यहाँ पे मान लीजिए ये ला करके रख दिया और इसके पास एनर्जी होता है, क्या होता है, एनर्जी, और ये सड़ करके कंपोस्ट बन गया, खराब हो गया, बन गया हमारा कंपोस्ट। अब बताओ सड़ गया यानी कि सारी एनर्जी अपना ये क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, सारी एनर्जी रिलीज कर दिया तभी तो सड़ गया ना। सड़ करने के बाद इसका मतलब इसके पास एनर्जी लेवल 0 है। तो फाइनली इन्होंने एनर्जी को रिलीज किया, एनर्जी को त्याग कर दिया, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, त्याग होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। तो फाइनली 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन विजातीय यौगिक है, कह रहे देखो चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये आपको पता है, ये तीनों का फॉर्मूला CaCO3 होता है, सेम, कैल्शियम कार्बोनेट सेम है, सिमिलर है, बट POP इज नॉट, मतलब कि इसके सिमिलर नहीं है, सो विजातीय यौगिक तो यही हो जाएगा। और एक चीज मैं बताते चलो मेरे प्यारे साथियों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहां से बनाते हैं, जिप्सम से प्राप्त करते हैं, और आपको पता है जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है CaSO4.2H2O, और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4.12H2O। तो फाइनली हमारा राइट ऑप्शन डी, नहीं हाँ डी होगा, विजातीय पूछ रहा है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन की पीएच का कौन सा मान क्षारक के लिए यानी कि बेस के लिए, ठीक है ना, बेस के लिए आपको पता है, मैं बताया कि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है बेस के लिए, और देखो ये 7 से कम है तो ये हमारा एसिड है, 6 भी हमारा क्या है, एसिड है, 7 है इसका मतलब न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, बट ये 7 से ज्यादा है तो ये हमारा हो जाएगा क्षारक यानी कि बेसिक कैरेक्टर्स शो करेगा। तो डी हो जाएगा, डी फॉर धनबाद, ठीक है ना। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कल की क्लासेस में मैं पूरा मतलब आप लोग को बताया था कि अगर नॉन मेटल कमरे के ताप पर द्रव बोले, नॉन मेटल्स की बात करें तो भैया आपको याद रखना है ब्रोमीन। तो 72 का मेरा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद, ठीक है ना। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टिन की मिश्र धातु जो होती है ना वो हमारी सोल्डर बनाता है, क्या बनाता है, सोल्डर, यानी कि सोल्डर इज अ मिक्सिंग ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है ना। तो मिश्र धातु हो गया। तो 73 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गौरव कुमार जी बिल्कुल रिलैक्स रहो डियर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, वन टाइम में एक ही काम कर सकते हैं ना। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध, डियर ऑक्सीजन के 2 परमाणु मतलब O2। अब आप देखो बनाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो जाता है 8, तो 2 और 6 KL, आप करोगे तो लास्ट में 6 आ गया, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे मैं अगर बनाऊं तो 2 2 4 2 6, तो देखो 6 को अष्टक पूरा करना है तो 6 2 8, और इस 6 को भी अष्टक पूरा करना है तो 6 और 2 8। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि O डबल बॉन्ड O होता है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 74 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, उपभोक्ता तो जंगली जानवर ही हो जाएंगे, चेन्नई वाला। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में तो हम बात करते हैं तो हमारा मृत जीवी ही होगा ना, 76 का बी ही होगा ना, मृत जीवी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन की बात आ गई कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा प्रजनन की अगर हम बात करते हैं वो हमारा यीस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, यीस्ट हो जाता है। 77 का राइट ऑप्शन बी। मानव में डायलिसिस थैली क्या होती है, नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली की बात करें तो नेफ्रॉन है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। लैंगिक जनन पुष्पी पौधे में किसके द्वारा होता है, फूल के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 79 का 6 हो जाए, सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते। ऑप्शन ए, एक बल्ब। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बल्ब में एक मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा कितना होगा। देखो यहाँ पे टाइमिंग आपको दे दिया डियर, 1 मिनट, 1 मिनट दे दिया। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया, 60 सेकंड,
और 120 कूलम्ब, मैंने कि क्यू का वैल्यू 120 कूलम्ब दे दिया, और आपसे पूछ रहा है आई का वैल्यू क्या होगा। ऑलरेडी यू नो दैट आई का फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू का फॉर्मूला कितना दिया, क्यू का वैल्यू कितना दिया है 120 बाई टाइम 60 सेकेंड, 60 दूनी के 120 यानी कि 2 एम्पियर हमारा निकल गया। तो 2 एम्पियर हमारा 81 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 82 नंबर की स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं। देखिए अगर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, 7 रंगों की रंगीन पट्टी, यहाँ से ये हमारा प्रिज्म हो गया, और श्वेत प्रकाश को जैसे हम गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये 7 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, समझ जाओ। तो ये जो हमारी पट्टी 7 रंगों की मिलती है ना, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट। तो स्पेक्ट्रम के लिए हमें प्रिज्म चाहिए, ठीक है ना। तो 82 का राइट ऑप्शन डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाता है, क्या हो जाता है, ओम। देखिए बी बराबर हो जाता है आई आर, और आपको पता है कि आर बराबर हम निकाले तो भी बटा में क्या हो जाएगा, आई, और वी का भी हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये हमारा फाइनली वोल्ट आ जाएगा, और आई का हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो जाएगा, यानी कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। सो फाइनली हमारा 83 का राइट ऑप्शन सी है यहाँ पे। लेकिन ये भी रिलेशनशिप आपको याद रखना होगा। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। अगर विद्युत धारा की माप हम करते हैं तो ए मीटर, और विद्युत विभव की बात करें तो वोल्ट मीटर, और परिपथ में धारा है या नहीं इसकी उपस्थिति गैल्वेनोमीटर करेगा। करेंट है या नहीं, कितना है ये एमीटर करेगा, करेंट है कि नहीं ये गैल्वेनोमीटर करेगा, और कितना वोल्ट है वो वोल्टमीटर करेगा। तो हमारे यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट किससे करते हैं, किस युक्ति से करते हैं, तो एमीटर से, और एमीटर का स्केल एम्पियर में रहता है, ठीक है ना। 84 का हमारा बी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, 85 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। देखिए मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है। विद्युत सेल में प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस और माइनस लगा रहता है, एमीटर में भी प्लस माइनस, बट कोयल में नहीं होता, कुंडली में नहीं होता। तो 86 का सी, और यहाँ पे चिन्ह नहीं होता है, यही पूछ रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका यूज करते हैं हम लोग, लेंस का, उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम बात करें तो उत्तल लेंस का यूज होता है। 87 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नीला थोथा बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। नीला थोथा को हम तूतिया कहते हैं, क्या कहते हैं, तूतिया। बड़ी सावधानी से उच्चारण करना, नहीं तो घर में मार पड़ जाएंगे। तूतिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है ना। तो ये रवा जल। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथियों कि अगर डॉट में 5H2O जिसमें रहेगा वो रवा जल है, और जिसमें नहीं रहेगा वो रवा जल नहीं है। तो यहाँ पे नीला थोथा की बात कर रहा है, हरा थोथा नहीं पूछ रहा है, नीला थोथा पूछ रहा है। तो CuSO4 डॉट 5H2O यानी कि हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ये रहता FeSO4 डॉट 7H2O तो हम इसको कहते हैं हरा थोथा, और थोथा को कशिश भी कहा जाता है। तो हमारा FeSO4 डॉट 7H2O रहे तो हम हरा कशिश यानी कि हरा थोथा कहेंगे। लेकिन नीला कशिश की बात करें सो फाइनली बी फॉर बॉम्बे सही है। कौन लवण है, लवण तो हमारा KCl होगा, क्या हो जाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन का मतलब N2 ट्रिपल बॉन्ड, N2, वेरी गुड, क्या बात है। हमको लगता है यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा लवण नहीं है, तो NaOH लवण नहीं है। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है सही है, ओह सॉरी। यहाँ पे 90 का 3 हो जाएगा ना। नाइट्रोजन अणु के में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं ना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र फिर वही बात, कैल्शियम कार्बोनेट। वन संपदा का एक उदाहरण कौन है, लकड़ी है ना वन संपदा का उदाहरण। वन संपदा का उदाहरण 92 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। अब लो चीनी तो आपको पता है C12H22O11। तो चीनी में अगर पूछ दे कि कार्बन कितने होते हैं 12, लेकिन अगर ग्लूकोज में कभी कभी पूछता है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होता है तो C6H12O6। तो यहाँ पे C कितना हो जाएगा 6 ग्लूकोज के लिए, बट ये हमारा चीनी है ना, सुक्रोज बोलते हैं इसको। तो 93 का राइट ऑप्शन C हो जाएगा। देखो सोडियम कार्बोनेट की बात करें, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है। हमारे पास कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल है, हमने उसमें मिथिल ऑरेंज डाला। तो सोडियम कार्बोनेट आपको पता है डियर, ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय।
और क्षार में हम अगर मेथिल ऑरेंज डालते हैं तो मेथिल ऑरेंज का गुण क्या है? मेथिल ऑरेंज को अगर आप एसिड में डालते हो तो वो लाल रंग देता है। कैसा देता है? लाल। लेकिन अगर मेथिल ऑरेंज को अगर आप बेस पदार्थ में डालते हो, क्षारक में डालते हो, तो ये येलो कलर देता है। क्या देता है? येलो कलर। तो बताओ क्षार में मेथिल ऑरेंज हमने डाला तो कैसा कलर मिलेगा मेरे प्यारे साथियों? ए फॉर इलाहाबाद, पीला। स्वपोषी पोषण के लिए देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए आपको पता है ना, पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सौर प्रकाश भी यानी कि सनलाइट भी चाहिए। ओ, इनमें से सभी होगा यहाँ पे, इनमें से सभी होगा, ध्यान रखना है, इनमें से सभी। सो फाइनली हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सौर प्रकाश भी चाहिए। बात करते हैं इंसुलिन की कमी। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा मधुमेह, और एक पूछता है आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था? डोब्राइनर ने नहीं दिया था। डोब्राइनर ने हमारा, डोब्राइनर बोलते हैं, ट्रायड्स रूल दिया था, त्रिक नियम, और यही दिए थे सारे गामा पा नी सा। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था और मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया था। हेनरी मोसले तो अपना आधुनिक आवर्त नियम दिया था। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? मोसले ने। तो अष्टक नियम न्यूलैंड हो जाएंगे। फाइनली बी फॉर बॉम्बे। यूरो 2 का एयर पोल्यूशन से यूरो 2 केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर। 98 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ? DDT ऑप्शन ए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा हो जाता है। 100 का ऑप्शन ए हो जाता है। अब ये नहीं पता है तो क्या पता है साथियों? विभवांतर का SI यूनिट की बात करें तो वोल्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाता है। V बराबर W/Q, और W का मतलब जूल और Q का मतलब कूलम, तो वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। तो ऑप्शन बन जाता है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तो 101 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम थे? अरे ओ शाम्बा, कितने आदमी थे रे? तो बता दो प्यारे साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होंगे? प्रकाश के अपवर्तन के कितने? प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ही सदस्य की संख्या बढ़ाइए मेरे प्यारे साथियों। वेरी गुड। 102 का 2, वाह, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे। 1 वोल्ट बराबर, क्या कमाल का क्वेश्चन आ गया। अभी मैं बताया कि V बराबर W/Q, और V का मतलब हो जाता है वोल्ट, और W का मतलब वर्क, वर्क मतलब जूल प्रति कूलम्ब। वाह वाह वाह, कहाँ पे? ओ, बी फॉर बॉम्बे। 103 का ऑप्शन बी। 103, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? मैं कितना बार बताऊं? IAS आदित्य पूछ रहे हैं कि सर आप 7:30 में लाइव ना आकर के देर क्यों कर दिए? मैं मात्र 10 मिनट लेट था, आपका यही चीज बना रहा था प्यारे साथियों। तो ये उष्माक्षेपी हो जाता है। श्वसन जो होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो फटाफट से क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी। 104 का ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। कौन विद्युत का सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस AG। AG का मतलब सिल्वर हो गया। चांदी जो होता है सबसे उत्तम, मतलब सर्वोत्तम चालक। तो 105 का राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे सही है। आवर्त सारणी के उदग्र, वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड। सारणी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है पीरियोडिक टेबल अगर मैं जनरली बनाऊं तो ये हमारा कॉलम हो गया। क्या हो जाता है? कॉलम। और ये हमको ऐसे अगर चले, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पीरियड, और टॉप टू बॉटम यानी कि ये हमारा ग्रुप हो गया। ऐसे चलते हैं तो क्या कहते हैं? ग्रुप। यानी कि वर्टिकल कॉलम, उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं साहब? वर्ग कहते हैं। और 36 कतारों को आवर्त कहते हैं। निम्नांकित में कौन उपधातु है? देखो आपको पता है ये तीनों क्या है? मेटल्स है, यानी कि धातुएं हैं, ठीक है ना। चलो फटाफट से, पीतल क्या है? पीतल आपको पता है ये मिश्र धातु होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन का सबसे छोटा सा हाइड्रोकार्बन अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एल्केन का, एल्केन यानी कि CH4
सबसे छोटा सा यानी कि C1 पे। तो हमारा राइट ऑप्शन A4 इलाहाबाद। कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद तो सिर्फ अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद की सहायता से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। तो निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग की बात करते हैं तो किडनी हो जाता है यानी कि वृक्क हो जाता है। 111 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब शुक्राणु किस में बनता है? शुक्राणु जो होता है वो वृषण में बनता है। किस में बनता है? वृषण। 112 का ऑप्शन ए। और किसका अर्थ जल होता है? जल का मतलब हाइड्रा, ठीक है ना, हाइड्रो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं साहब? हाइड्रो, हाइड्रो अर्थ, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी। परावर्तन के नियम से क्या होता है आपको पता है ना कि प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा होगा। तो प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरणें और ये सतह से टकरा करके परावर्तित किरणें, और ये हमारा अभिलंब हो गया साहब। तो अभिलंब सीधा होता है, स्ट्रेट है। तो मैं अच्छा 1 मिनट हटा ही देता हूँ इसको, हट जाओ। हाँ, ये हमारा स्ट्रेट हो गया ना। तो ये आपतन कोण आई और आर क्या हो जाता है साहब? बराबर हो जाता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि 114 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उपचयन व अभिक्रिया। उपचयन का मतलब हो जाता है साथियों ऑक्सीकरण। उपचयन का मतलब क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और एज यू नो दैट कि ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाता है ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग। कल मैं बताया था, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। 115 का क्या हो जाएगा? सर 12वीं के बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं आप, लेकिन टीम आ रही है कॉमर्स की भी, ठीक है ना, टेंशन मत लो। नीतीश कुमार बिल्कुल रिलैक्स रहो। तो हमारा 115 का क्या हो जाएगा? डी। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है साहब। विद्युत अपघटन की बात करें तो हमारे पास विद्युत कंटेनर होता है और ये हमारा एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। जैसे हमने इसको बना लिया एनोड और ये हमारा क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैथोड माइनस होता है और ये क्या हो जाता है? प्लस। अब एक चीज बताओ कि एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त कहां पे होगा? एनोड पे ही मुक्त होता है। 116 का ऑप्शन है। देखना क्वेश्चन बैंक में कुछ आंसर गलत भी दिया है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। तो फाइनली हमारा देखो तो सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोडियम हो जाएगा ना, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। पादप में फ्लोएम का काम क्या है बताओ? जाइलम का काम है जल खनिज लवण को जड़ से उठाओ और ऊपर तक पहुंचाओ, नीचे से ऊपर। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम हमारा पूरा भोजन का संवहन करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी। 118 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बात करते हैं कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। अब देखो यहाँ पे दंत डेंटिस्ट जो होते हैं ना, डॉक्टर डेंटिस्ट जो दांत के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो तो आंख नाक कान गला दांत ये सब अवतल दर्पण का यूज करने वाले हैं। कनकेव मिरर। पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोलर ऑफ पुतली की अगर हम बात करते हैं, पुपिल, तो वो होता है हमारा आइरिस। आइरिस मीन्स व्हाट? आइरिस मीन्स परितारिका, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे ले चलो परितारिका को, ऑप्शन बी सही होगा। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई न मिले। वाह, इसलिए माँ का जरूर ख्याल रखें और पिताजी का भी। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पड़ता है? अब आपको पता है शब्दकोश नजदीक होता है, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि देश में दूर का वस्तु दिखाई देता है पर निकट की नहीं, तो निकट की देखने के लिए हम उत्तल लेंस का। आपको पता है P बराबर 1/f होता है, और f बढ़ेगा तो P घटेगा, F घटेगा तो P क्या होगा साहब? बढ़ेगा। और छोटे अक्षर को बड़ा देखना, यानी कि पावर अच्छा होना चाहिए, पावर बढ़ना चाहिए। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस कहाँ पे है? ए नंबर में है ना, ऑप्शन ए लगाओ, ए फॉर इलाहाबाद। कौन सा बूझा हुआ चूना है? देखो बूझा हुआ चूना का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल में डालते हैं तो ये हमारा बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना। मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। और ये बूझा हुआ है, क्या है? बूझा हुआ
चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम दीवारों पे डाल देते हैं, पेंट पुताई करते हैं ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और वो कुछ दिनों के बाद, यानी कि दैट मीन्स 2 से 3 दिनों में क्या होता है कि वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रूप ले लेता है। इसलिए 2-3 दिन के बाद सफेदी करने के बाद चमक आ जाता है। तो 122 का राइट ऑप्शन बी है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हो जाता है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, ठीक है ना। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन पर है किस धातु की परत, पतली परत चढ़ाई जाती है। देखिए आपको पता है जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम एनोडीकरण भी करते हैं, बट यहाँ पे एनोडीकरण तब नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एल्युमिनियम वो अपने आप कैथोडीय रक्षण हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात बोलूं तो हम जिंक, पिघले हुए जिंक में डाल देते हैं, यानी कि जस्तीकरण करते हैं पिघले हुए जिंक में, यानी कि जिंक हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एसिटिक अम्ल का मतलब हो जाता है CH3COOH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है, 1 और 1 2। तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? एथेन, एथेन हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ई हटाओ और ओइक एसिड लगाओ, ई हटाओ और ओइक एसिड लगाओ, क्योंकि आईयूपीएसी एसिटिक, COOH के लिए हम क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रैफनिंग करते हैं तो अशुद्ध धातु को हम बना लेते हैं एनोड। अगर हमारे पास अशुद्ध कॉपर है तो हम अशुद्ध कॉपर को एनोड बना लेंगे और एक दूसरा शुद्ध कॉपर लाएंगे जिसको हम कैथोड बना लेते हैं। तो वैद्युत अपघटन शोधन भी कर सकता है। वैद्युत अपघटन शोधन में अशुद्ध धातु का हम क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। सो फाइनली 126 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? हेनरी मोसले ने बताया। मेंडलीफ ने क्या बताया था? मेंडलीफ ने कहा कि तत्वों का जो मौलिक गुण होता है वो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। ये कौन बताया था? मेंडलीफ। बट आधुनिक आवर्त नियम कौन दिया था? हमारे हेनरी मोसले साहब ने दिया था। और मोसले साहब ने कहा और वो प्रयोग भी किया, वो ग्राफ से भी प्रयोग करके साबित किया कि तत्वों का जो मौलिक गुण होता है, जो गुणधर्म होता है, वो परमाणु द्रव्यमान का नहीं, परमाणु संख्या का पीरियोडिक फंक्शन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगर पूछे मेंडलीफ के अनुसार तो ए लगा देना, द्रव्यमान वाला। लेकिन आधुनिक आवर्त पूछे मोसले के अनुसार तो बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? अब बताइए लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला हमारे पास भस्म करता है। भस्म यानी कि हम उसे क्या करते हैं? क्षारक। और आपको पता है कि क्षारक का मतलब आरएनए संकल्प बताए थे जो OH- देता हो। तो राइट ऑप्शन हमारा 128 का बी फॉर बॉम्बे है ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। किससे होता है? रंध्रों से। ऑप्शन बी। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम बोलते हैं, पॉन्स और मेडुला। और ये सेरिबेलम जो होता है वो हमारे पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ब्रेन का पिछला वाला भाग पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ऑप्शन सी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुण सूत्रों की, क्रोमोसोम की कितने युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर पूछ रहा है साथियों, जोड़ा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जोड़ा यानी कि पेयर। तो आपको पता होना चाहिए पेयर का मतलब क्या हो जाता है? जोड़ा हो जाता है। तो फटाफट से आपको पता है कि 46 होता है और 46 का जोड़ा का मतलब कितना? 23 जोड़ा। तो 23 जोड़ा हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन 131 का सी हो जाएगा। बात करते हैं टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव आपको पता है कि जब किसी प्रकाश पुंज को हम कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं, इसका परिभाषा याद रखना, जब हम प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ऑकर्स, घटना होती है इसकी। तो फाइनली टिंडल प्रभाव यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से टिंडल इफेक्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन डी फॉर धनबाद राइट हो जाएगा। बात करते हैं कौन सा असंतृप्त है। आपको पता है डियर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो पुत्र होते हैं, दो बेटवा है। संतृप्त कहता है कि भैया हमको एन कह देना, एल्केन कह देना। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा। असंतृप्त बेटवा कहता है कि ए भैया हमारे पास डबल बॉन्ड कह देना या फिर ट्रिपल बॉन्ड कह देना, यानी कि एल्कीन कह दो और नहीं तो एल्काइन कह दो।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए असंतृप्त पूछ रहा है, इसका मतलब या तो डबल नहीं तो ट्रिपल। और देखो डबल का मतलब हो जाता है CnH2n और ट्रिपल का मतलब CnH2n-2। तो देखो ये तो AN ही है, ये भी AN ही है, दुदुनी के 4 अदुछाओ, ये दुदुनी के 4 वाला है। इसमें हम करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और H हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन C हो जाएगा। मैं बात करूं फिर से, इसको इरेज करके आपको अच्छे से बता दूं, क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन C, C2H4 असंतृप्त पूछ रहा है, अनसैचुरेटेड, तो 133 का राइट ऑप्शन C। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सल्फर का मतलब हो जाता है 16, तो अब देखो KLm 2 8 6 हो जाता है भैया, तो लास्ट में 6 हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम इसे बोलते हैं 6 और इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछ रहे हैं बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट सेल पूछ रहा है, तो आउटर मोस्ट सेल का मतलब हो जाएगा 6, तो फाइनली 134 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत बनाने की प्रक्रिया, एल्यूमिनियम को क्या करो कि हवा में खुला छोड़ दो, तो कुछ दिनों के बाद देखोगे आप उसको अगर हाथ से अगर टच करोगे तो आपके हाथों पे उजला परत आ जाता है, वो क्या है Al2O3 होता है। वो क्या होता है Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। तो वो एनोडीकरण हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं एनोडीकरण। जस्ता में डुबाना जस्तीकरण कहलाता है, और गैंग को दूर करना समृद्धिकरण कहलाता है, और ऊपर जो होता है ना वो लेयर आ जाना वो एनोडीकरण। तो हमारा राइट ऑप्शन 135 का बी फॉर बॉम्बे। 136 हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु H2 सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, H2 का मतलब सिंगल बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड हो जाएगा। 136 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे जस्तीकरण मत कहो बाबू, राइटर प्रियांशु आप 135 का ये बोल रहे हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जस्ता का परत नहीं ना कह रहा है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का कह रहा है, यानी Al2O3, तो एनोडीकरण हो जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। देखो हमारे घरों में, आपके घरों में जो बिजली बिल आता है वो होता है व्यापारिक। अगर हम बात करें तो वो यूनिट से हम बताते हैं कि हमारा इतना यूनिट आया है, उसका वो यूनिट आप जानते हो यूनिट, तो क्या हो जाता है 137 का सी, जिसे हम BOT भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। देखो निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूना के पानी को मिल्की कर देना, दूधिया कर देना, वो कौन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बताता है, ऑप्शन C। चूने के पानी को दूधिया करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस की फाइनली C फॉर चेन्नई हमारा सही हो जाएगा। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, ब्रिक होता है, किडनी होता है। 139 का ऑप्शन A फॉर इलाहाबाद। और फाइनली वो क्वेश्चन आ ही गया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। मैं आपको बोला कि विद्युत धारा से चुंबक का गुण लेना, चुंबकीय असर ले लेना, वो काम किए थे हमारे ऑरेस्टेड साहब, क्रिश्चियन वैज्ञानिक थे ऑरेस्टेड साहब। कौन किए थे, ऑरेस्टेड साहब। तो फाइनली देखो विद्युत से चुंबक यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव हो जाता है धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सो फाइनली राइट ऑप्शन हमारा 140 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, 140 प्रश्न। इफ यू वांट टू टेक दिस PDF, अगर आप चाहते हो कि इसका सर हमें PDF दे दो, बड़ी मजा आ जाएगा, कभी हम लोग 1 शॉट रिविजन कर लेते हैं। तो देखो मैं एक चीज आप लोग को बताऊंगा, आपने सालों में इतना पढ़ा कुछ भी हो, लेकिन ये 10 दिन का जो है ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप प्ले स्टोर से साइंस संग्रह सर्च करो, प्ले स्टोर पे साइंस संग्रह का ऐप, और ऑलरेडी मैं कल के वीडियो में भी लिंक दे रखा था, साइंस संग्रह यूज करो। आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो ऐसा आएगा S² साइंस संग्रह, ऐसा करके आपको ब्लैक में लोगो मिलेगा, ठीक है ना। उसको इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल लो, और उसमें स्टडी मटेरियल में देखना, मैं अभी तुरंत अपलोड कर देता हूँ, आपको वहां से ये पूरा PDF मिल जाएगा, आप उसमें जाओ। और एक चीज बता रहा हूँ, न्यू बच्चे जो है 10th में और एक 12th का जो ज्वाइन होना चाहिए, तो अगर 10th के हैं तो आप जाकर के बैच में बैच को डालिए स्मॉल में SS अनुसर 10th, ठीक है ना। और अगर 12th के जो बच्चे हैं, जो 15 फरवरी से बैच शुरू होने वाला है SS अनुसर 12th, ये बैच को डाल करके आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। 15 तारीख से सारी बैचेस न्यू शुरू होने जा रही है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो। और प्लीज अगर बच्चे जो 17 फरवरी से जो एग्जाम देने वाले हैं, देखिए आपने बहुत कुछ पढ़ा जो भी हो, लेकिन इन दिनों टेस्ट की आपकी बहुत जरूरत होती है। तो डेली हम 5-5 पेपर का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, डेली। तो आपको मात्र 49 रुपए खर्च करना होता है। अगर ये फ्री रहता तो हम फ्री भी आपको दे देते, बट ओनली 49 का पे करना है आपको, बस 49 रुपए में 49 रुपए में सालों भर के लिए जितना आपने पढ़ा वो पूरे एग्जाम तक हम आपके लगभग 50 पेपर का टेस्ट लेंगे,
50 पेपर, ठीक है ना। तो अभी तक टेस्ट हो गए उसमें 13 टेस्ट हो गए हैं। डेली 5-5 टेस्ट बढ़ेंगे, अभी 8 दिन और बाकी है तो 8 5 के 40 हो जाएगा, 40 10 50 55 टेस्ट हो जाएंगे उसमें, मात्र 49 रुपए में। तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आप साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर बटन पे जाना, सबसे पहले स्टोर बटन पे जाओ और उसमें आपका कोर्स मिलेगा अल्टीमेट टेस्ट सीरीज। अल्टीमेट में जाकर के 49 का पे कीजिए और टेस्ट सीरीज में भाग लो, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, और जितना हो सके भैया आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को, मतलब कि बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और प्लीज आप चैनल पे नए हो, हमने आपके लिए इतना मेहनत किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इतना तो जरूर आपका हक बनता है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपके लिए लगातार अनुसार आपके साथ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, लव यू। और ये क्वेश्चंस हम आप लोग को देंगे भी, फटाफट से आप वहां पे ले लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप अपना ध्यान रखना और खूब मेहनत करो, रिवीजन करो, और गेस क्वेश्चंस भी जितना जल्द हो मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर बताना कि सर आज का प्रैक्टिस कैसा रहा, ठीक है ना। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हो, और शेयर करना प्लीज, आप अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।